शुरुआत करेंगे राजस्थान चुनाव के थम चुके प्रचार की खबर से। शनिवार को वोट डाले जाएंगे। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, या कह सकते हैं कि बीजेपी और अशोक गहलोत के बीच है। एक तरफ बीजेपी ने संकल्प पत्र के जरिए मोदी की गारंटी का दाव किया है, दूसरी तरफ गहलोत कहते हुए दिखाई दे रहे कि 200 सीटों पर चेहरा उन्हीं का है, काम उन्हीं का है। राजस्थान के चुनाव प्रचार में कई विवादित बयान भी सुनाई दिए। राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया। बीजेपी ने कहा हम पनौती हैं कांग्रेस के लिए। उधर अशोक गहलोत पीएम मोदी को फासिस्ट सोच वाला शख्स बता रहे हैं। इस तरह के बयान कांग्रेस की तरफ से लगातार आते रहे। दूसरी तरफ बीजेपी विकास की बात करने से पीछे नहीं हटी, विश्वास की बात करती हुई नजर आई। चुनावों में गहलोत सरकार के सफाई की बात करती हुई दिखाई दी। तो चुनाव में पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो भी बीजेपी के लिए बहुत कड़ी चुनौती के तौर पर दिख रहा है, क्योंकि कर्नाटक हो कि हिमाचल प्रदेश हो, पुरानी स्कीम, पेंशन स्कीम, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सदमा थी। कई मुद्दे कांग्रेस ने उठाए हैं और मुद्दों से ज़्यादा विवादित बयान जो हैं उनका शोर भी सुनाई दिया है। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की है। अमित शाह ने राजस्थान में पूरी ताकत झोंकी। राजस्थान का ट्रेंड अगर देखें तो आप जानते हैं वहां पर रिवाज क्या है कि राज बदलेगा, यानी 5 साल इस कंधे पर सरकार, फिर 5 साल उस कंधे पर सरकार। सीएम गहलोत को लेकिन इस बार अपनी योजनाओं पर भरोसा है। और हाँ, ये सच है कि पहली बार राजस्थान के चुनावी इतिहास में देखा जा रहा है कि वो सरकार जो इस वक्त इनकम्बेंट है, यानी मौजूद है, वो सरकार कह रही है दावे से कि हम भी आएंगे। पूरी तरीके से चैलेंज करती हुई बीजेपी को कांग्रेस भी नजर आ रही है। तो अब पूरा लेखा जोखा जो है दोनों ही पार्टियों का आपके सामने रख देते हैं, ताकि आप चुनावों से पहले एक होमवर्क जरूर कर लें। थमा प्रचार का शोर, जनता किस ओर? मरुधरा का रण क्या है समीकरण? 200 सीट पर चुनाव किस पार्टी का चलेगा दांव? भोपू का शोर थम गया है, प्रचार में दंदनाते और मरुधरा में धूल उड़ाते घूमने वाले रथों के पहिए रुक गए। हेलीकॉप्टर की गर्जना शांत हो गई। विरोधियों पर वार और पलटवार बंद हो गया। किसी ने रोकर तो किसी ने गरज गरज कर वोटर्स को लुभाया। अब सवाल एक ही बाकी है, जनता को किस पार्टी की नेता की किस बात में कितना और क्या समझ आया। बीते 5 वर्ष जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो उसने राजस्थान में ज्यादा काम नहीं करने दिया। 21वीं सदी में राजस्थान का तेज विकास करने के लिए मुझे यहां भी भाजपा की ही सरकार चाहिए। आप मेरा सपना पूरा करोगे? आप मेरा संकल्प पूरा करोगे? आपको 25 नवंबर को कमल को जो भी वोट देंगे वो मुझे भी मजबूत करेंगे। साथियों, कांग्रेस और बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकी। बीजेपी की तरफ से खुद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली, जबकि कांग्रेस की तरफ से गहलोत ने सियासी बाजी पलटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 199 सीट के रण में दोनों दलों के नेता जूझते रहे, सियासी तीरों से हमले करते रहे और जनता के मन में बसने की कोशिश करते दिखे। तुष्टिकरण इस राज्य में, तुष्टिकरण चरम सीमा पर है। माताओं, भाइयों, बहनों, कन्हैयालाल टेलर की दिन दहाड़े हत्या होती, हिंदू त्योहारों पर 144वीं कलम लगा देती, राम दरबार पर सालासर में बुलडोजर चलाया जाता है, और हर जगह पे, चाहे करौली हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे राजस्थान हो, हर जगह पे कौमी दंगे होते हैं। हमारी सरकार में कौमी दंगे नहीं होते हैं। बहुमत से जिस पर बहुमत मिलेगा, आम जनता हमारे साथ में है, और कहने को हमारे पास बहुत कुछ है। विपक्ष के पास कहना कुछ भी नहीं है, खाली भड़काने वाला कोई काम नहीं किया उन्होंने। बहस नहीं की हम लोगों से हमारी स्कीमों के बारे में, वो बताते हमारे में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं। जमीन में ज़्यादा उतरी योजना है, कोई बात नहीं बोल नहीं पाए, खाली भाषण देगी चले गए। यहाँ पर आपने कहा मुद्दों पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, बिल्कुल स्थानीय मुद्दों पर।
इन चुनाव में मुद्दों से ज्यादा विवादित बयानों की चर्चा रही। कांग्रेस की तरफ से कभी पीएम मोदी को पनौती कहा गया तो कभी पीएम को फासिस्ट बताया गया। पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने वायदे और अपने अपने दावे किए। एक तरफ से मोदी की गारंटी दी गई, दूसरी तरफ से गहलोत सरकार ने वादे किए। कांग्रेस ने 4 लाख नौकरियों का वादा किया, जबकि बीजेपी ने 2.5 लाख नौकरियों की बात कही है। कांग्रेस ने जातीय जनगणना कराने का वादा किया, जबकि बीजेपी ने किसानों को सालाना 12,000 रुपए देने की बात कही। कांग्रेस ने महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर कराने का वादा किया, जबकि बीजेपी ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कही। कांग्रेस ने चिरंजीवी बीमा राशि को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का वादा किया, जबकि बीजेपी ने लाडो प्रोत्साहन योजना में हर लड़की के जन्म पर 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड देने की बात कही। कांग्रेस ने मनरेगा के तहत 150 दिन का रोजगार देने का वादा किया, जबकि बीजेपी ने केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन की बात की। गांव गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, युवा, किसान, इनको सशक्तिकरण करना, एम्पावरमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना, ये तीनों बातों को लेकर के हमारा मैनिफेस्टो आया है। सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, सारे हिंदुस्तान में हम जाति जनगणना करके रहेंगे। अगर हम जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग कहाँ ठहरे हैं, किस जगह पे है, आर्थिक दृष्टि से वो क्या है, ये सारी चीजें दुनिया को मालूम होना। प्रचार थमने के बाद राजस्थान के वोटर्स पर नजरें टिकी हैं। 5 साल में सत्ता बदल देने वाली राजस्थान की जनता क्या इस बार अपना इरादा बदलेगी या फिर पुरानी रीति ही चलती रहेगी? 4 दिसंबर 1993 को बीजेपी से भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के सीएम बने, लेकिन 1 दिसंबर 98 को सीएम पद की शपथ ली कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने। 8 दिसंबर 2003 को बीजेपी से सीएम बनी वसुंधरा राजे, लेकिन 12 दिसंबर 2008 को फिर सीएम पद की शपथ अशोक गहलोत ने ली। 13 दिसंबर 2013 को वसुंधरा राजे फिर से मुख्यमंत्री बनी, लेकिन 17 दिसंबर 2018 को कांग्रेस से मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत। बीते 30 साल में राजस्थान की जनता ने 3 बार बीजेपी को सत्ता में चुना, 3 बार कांग्रेस को। इस बार बीजेपी इसी रवायत को जारी रखने के लिए जनता से अपील कर रही है और कह रही है कि अब गहलोत की रवानगी तय है। मैंने ये डंके की चोट पर कहा है, राजस्थान में इस बार तो नहीं, कभी भी, ये शब्द मेरे याद रखना, देव उठी एकादशी को बोल रहा हूं, देवगढ़ में बोल रहा हूं, इस बार तो छोड़ दीजिए, अब राजस्थान में कभी भी गहलोत सरकार की वापसी नहीं हो। 2018 में बीजेपी कांग्रेस के बीच राजस्थान में कड़ा मुकाबला हुआ था। बेहद करीबी मुकाबले में कांग्रेस 21 साबित हुई थी। बीजेपी को 38% वोट मिला था। पार्टी 73 सीटों पर सिमट गई थी। बीजेपी को 2013 के मुकाबले 90 सीटों का नुकसान हुआ। कांग्रेस को 39.30% वोट मिला, 99 सीटें मिली। 2013 के मुकाबले कांग्रेस को 79 सीट का फायदा हुआ। चुनावी दावों और वादों के बीच कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो चुनाव प्रचार के दौरान लगातार सुनाई दिए। कुछ वादे ऐसे जो सत्ताधारी दल ने दोहराए। कुछ सरकारी दावों की पोल खोली। कुछ सरकारी दावों की पोल राज्य में विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी खोलती दिखी। चुनाव प्रचार के दौरान पुरानी पेंशन बहाली यानी ओपीएस, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, पेपर लीक, किसान कर्ज माफी जैसे कुछ मुद्दे लगातार उठाए गए। इन चुनावों में बीजेपी ने प्रदेश में अपना कोई चेहरा घोषित नहीं किया। पीएम मोदी को ही चेहरा बनाया, पीएम मोदी के नाम पर ही वोट मांगे। दरअसल पीएम मोदी के नाम पर प्रदेश में बीजेपी को ज्यादा वोट मिलते रहे हैं। आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। 2013 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 45%, कांग्रेस को 33% वोट मिले। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 55 के पार हुआ। 18 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 38.77% वोट मिले, लेकिन 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 59% से भी ज्यादा बढ़ गया। वोटों के इसी पैटर्न को बीजेपी राजस्थान में फिर दोहराना चाहती है, इसीलिए पीएम मोदी को ही सामने रखकर चुनाव लड़ रही है। यही कारण है कि पीएम मोदी ने प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां की। आखिरी दिन प्रचार के भी पीएम मोदी राजस्थान के रण में वोट मांगते दिखे।
पीएम मोदी ने राजस्थान के देवगढ़ में जनसभा की, सागवाड़ा कोटरी में जनसभाएं की, बाराकोटा करौली में भी चुनावी सभाएं की, पाली पीलीबंगा के मैदान में हुंकार भरी, तारानगर में बड़ी जनसभा की, भरतपुर बायतू में बड़ी चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। आपने देखा है यहाँ राजस्थान में सिर्फ एक लाल डायरी कांग्रेस की चीखा जंजाल बढ़ गई है, चीखा जंजाल बढ़ गई है। लाल डायरी में कांग्रेस के काले कारनामे छिपे हुए। भाजपा की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के भ्रष्टाचार को बेनकाब करने वाली हर लाल डायरी बाहर आकर के रहने वाली है। पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगने की रणनीति कितनी सफल होगी, इसका फैसला वोटर्स को करना है। प्रदेश में 25 नवंबर को वोटर 199 सीट पर अपने मत का प्रयोग करेंगे। एक सीट श्रीकरणपुर पर कांग्रेस उम्मीदवार की मौत के चलते चुनाव स्थगित हो गया है। राजस्थान में कुल 5,26,80,545 वोटर हैं। इनमें 2,73,58,627 पुरुष, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 2,51,79,422 है। 2018 में प्रदेश में 74% पोलिंग हुई थी। वोटिंग से पहले सिर्फ शुक्रवार का दिन बीच में है। इस दौरान भी उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांगते दिखे। कांग्रेस उम्मीदवारों को राहुल गांधी, खड़गे, गहलोत की चुनावी सभाओं में जुटी भीड़ पर भरोसा है, तो बीजेपी को पीएम मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं पर भरोसा। जनता को किस पार्टी के दावों पर भरोसा है, इसका फैसला 3 दिसंबर को खुलने वाली ईवीएम से होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मथुरा में भगवान कृष्ण की नगरी में आज जो रौनक है उसकी बात करते हैं। श्री कृष्ण को 16 कला का संपूर्ण माना जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक चीज श्री कृष्ण उसमें पूर्ण है। सनातन धर्म में भगवान विष्णु के 2 अवतार हुए, राम और कृष्ण। इनकी पूजा होती है। राम की जन्मस्थली है अयोध्या, वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। और श्री कृष्ण की जन्मस्थली है मथुरा। यहाँ आज तक कोई प्रधानमंत्री पहुंचा ही नहीं था। आज से पहले तक पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में देश का प्रधानमंत्री मथुरा में श्री कृष्ण के पूजन अर्चन के लिए पहुंचा। स्वागत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। इसके बाद पीएम मथुरा में मीराबाई जन्मोत्सव में शामिल हुए। मीराबाई को श्री कृष्ण की अनन्य भक्त कहा जाता है। आपको माधव के घर में पीएम मोदी की भक्ति की वो खास तस्वीरें बताते हैं और ये भी समझाते हैं कि राजस्थान से लगता हुआ मथुरा और इन चुनावों से लगता हुआ 2024 का चुनाव किस ओर संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ से। वृंदावन बिहारी लाल की। मथुरा में मोदी भक्ति, श्री कृष्ण देंगे शक्ति। रत्न कंकण केयूरम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। मोदी पहुंचे पावन धरा, आध्यात्मिक परंपरा। अयोध्या में तो हर व्यक्ति जान रहा है, जो कभी नहीं हो सकता था वह भी आपके नेतृत्व में होकर के 22 जनवरी का इंतजार भी कर रहा है। पहली बार जन्मभूमि में प्रधान, देश कर रहा प्रणाम। यहाँ वही आता है जहाँ श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। राधे राधे। व्रत के बारे में हमारे संतों ने कहा है, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सा गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो गांव। श्री कृष्ण की पावन धरा मथुरा आज भक्तिमय दिखी। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी बार मथुरा पहुंचे, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए।
मथुरा वृंदावन वो जगह है जहाँ ज्ञान बूढ़ा और भक्ति जवान है, और यहाँ हर कोई कृष्ण की भक्ति में डूबा नजर आता है। जिस स्थान को अपनी साधना की, उस स्थान पर मीराबाई का मंदिर सुशोभित है। आज मोदी भी कान्हा की भक्ति में विभोर नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री कृष्ण के पूरे जन्मस्थान परिसर में घूमने के बाद भगवान की पूजा अर्चना की। इसके अलावा मोदी उस स्थान पर पहुंचे जहां ये कहा जाता है कि कान्हा ने यहीं पर जन्म लिया। दर्शन के बाद पीएम मोदी सड़क मार्ग से रेलवे ग्राउंड के लिए रवाना हुए। ब्रज रज उत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी पीएम की अगवानी के लिए मौजूद थे। ब्रज रज उत्सव के अंतर्गत आज से 3 दिवसीय संत मीराबाई जन्मोत्सव का श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे भक्त पीएम मोदी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे विशेष आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री जी का शुभागमन। आप कब से यहाँ पर पहुंची हैं? मैं तो यहाँ से कल रात को ही आ गई थी, यहाँ पे आ गई थी, और मैं देख रही हूँ डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले लोग यहाँ पे कितनी प्रेपरेशंस कर रहे थे उनके वेलकम का, एंड सब में कितना एंथुजियाज्म है यहाँ पे, सारे लोग इतने एक्साइटेड हैं टू सपोर्ट हिम। हमारे लिए करीब 1-1.5 घंटा हो गया। कैसा लग रहा है आपको मोदी जी? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कोई देश का प्रधानमंत्री पहली बार हमारी श्री कृष्ण जन्मभूमि हमारे आ रहे थे, भगवान श्री केशव देव जी के दर्शन करने आ रहे हैं। आज तक कोई प्रधानमंत्री हमारे ठाकुर जी का दर्शन करने नहीं आया। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन के लिए, उनके स्वागत सम्मान के लिए आए हुए हैं। सांसद एवं अभिनेत्री हेमा मालिनी ने मीराबाई पर एक नृत्य नाटक प्रस्तुत किया। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित ब्रज रज उत्सव कार्यक्रम में मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने मथुरा पहुंचे पीएम मोदी का यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। आज देश के अमृत काल में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तेज गति से निरंतर अग्रसर है। इस अवसर पर आपका ब्रजभूमि में आगमन हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। मैं ब्रजवासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में न केवल विकास की बल्कि विरासत की इस परंपरा को अछूते बनाए रखने के लिए निरंतर कार्य करेगी। ब्रज रज उत्सव कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मीराबाई पर डाक टिकट और 525 रुपए का सिक्का भी जारी किया। मिश्र धातुओं के मिश्रण से बना है और इसमें 50% चांदी है, 40% तांबा है, 5% निकेल और 5% और इसका वजन है 35 ग्राम। मीराबाई का 525वां जन्मोत्सव केवल एक संत का जन्मोत्सव नहीं है, ये भारत की एक संपूर्ण संस्कृति का उत्सव है, ये भारत की प्रेम परा का उत्सव है। ये उत्सव नर और नारायण में, जीव और शिव में, भक्त और भगवान में अभेद मानने वाले विचार का भी उत्सव है, जिसे कोई अद्वैत कहता है। ब्रज रज में मोदी ने कृष्ण से जोड़ा गुजरात कनेक्शन। मथुरा का कान्हा ही गुजरात के द्वारकाधीश बने। मेरे परिवारजनों, मेरे लिए
इस समारोह में आना एक और वजह से भी विशेष है। भगवान कृष्ण से लेकर मीराबाई तक ब्रज का गुजरात से एक अलग ही रिश्ता रहा है। ये मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे और राजस्थान से आकर मथुरा वृंदावन में प्रेम की धारा बहने वाली संत मीराबाई जी ने भी अपना अंतिम जीवन द्वारिका में ही बिताया था। द्वारकाधीश की कृपा और मां गंगा के बुलावे ने ही मोदी को मथुरा लाया। मीराबाई की भक्ति से राजस्थान का शौर्य दिखाई देता है। मीराबाई राजस्थान की उस वीर भूमि में जन्मी थी जिसने देश के सम्मान और संस्कृति के लिए असीम बलिदान दिए हैं। 84 कोस का ये ब्रजमंडल खुद भी यूपी और राजस्थान को जोड़कर बनता है। मीराबाई ने भक्ति और अध्यात्म की अमृत धारा बहाकर भारत की चेतना को सींचा था। राजस्थान और देश के लोग दीवार बनकर खड़े रहे ताकि भारत की आत्मा को, भारत की चेतना को सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए आज का ये समारोह हमें मीराबाई की प्रेम परंपरा के साथ साथ उस पराक्रम की परंपरा की भी याद दिलाता है। और यही तो भारत की पहचान है। हम एक ही कृष्ण में बांसुरी बजाते कान्हा को भी देखते हैं और सुदर्शन चक्रधारी वासुदेव के भी दर्शन करते हैं। मथुरा की पावन धरती से पीएम मोदी ने नारी वंदन की बात भी की और वर्तमान चुनौतियों से सीखने का उपाय भी बताया। ये भारत भूमि की अद्भुत क्षमता है कि जब जब उसकी चेतना पर प्रहार हुआ, जब जब उसकी चेतना कमजोर पड़ी, देश के किसी न किसी कोने में एक जागृत ऊर्जा पुंज ने भारत को दिशा दिखाने का लिए संकल्प भी लिया, पुरुषार्थ भी किया। और इस पुण्य कार्य के लिए कोई योद्धा बना तो कोई संत बना। भक्ति काल के हमारे संत इसका अप्रतिम उदाहरण है। उन्होंने वैराग्य और विरक्ति के प्रतिमान गढ़े और साथ ही हमारे भारत को भी गढ़ा। ब्रज पहुंचे पीएम ने कहा कि ये कोई साधारण धरती नहीं है, ब्रज लाल जी और लाडली जी के प्रेम का साक्षात अवतार है। हमारा भारत हमेशा से नारी शक्ति का पूजन करने वाला देश रहा है। ये बात ब्रज व्यासियों से बेहतर और कौन समझ सकता है। यहां कन्हैया के नगर में भी लाडली सरकार की ही पहले चलती है। यहां संबोधन, संवाद, सम्मान सब कुछ राधे राधे कहकर ही होता है। कृष्ण के पहले भी जब राधा लगता है तब उनका नाम पूरा होता है। इसलिए हमारे देश में महिलाओं ने हमेशा जिम्मेदारियां भी उठाई हैं और समाज का लगातार मार्गदर्शन भी किया है। मैं राजस्थान के चुनावी मैदान में था, वहां से भक्ति के माहौल में आया हूं। श्री कृष्ण की पावन धरा पर पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि अब मथुरा और ब्रज विकास से दूर नहीं रहेंगे, भगवान के दिव्य दर्शन होंगे। साथियों, ये पूरा क्षेत्र कान्हा की लीलाओं से जुड़ा है। मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, करौली, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, पलवल, बल्लभगढ़ जैसे इलाके अलग अलग राज्य में आते हैं। भारत सरकार का प्रयास है
कि अलग अलग राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम उस पूरे इलाके का विकास करें। साथियों, ब्रज क्षेत्र में देश में हो रहे हैं बदलाव, ये विकास केवल व्यवस्था का बदलाव नहीं, ये हमारे राज्य के बदलते स्वरूप का, उसकी पुनर्जागृत होती चेतना का प्रतीक है। तो ये वो प्रधानमंत्री हैं और ये वो पार्टी है जो अपने धर्म को मानने से, उस धर्म पर इतराने से अपने आप को रोकती नहीं है। बड़े फख्र के साथ सनातनी परंपराओं का निर्वाह करती है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया था, तब प्रचंड बहुमत हासिल किया था। बार बार ये आरोप लगते रहे कि सिर्फ हिंदुत्व की बात होती है, मुसलमानों की नहीं, अक़लियत की नहीं। विपक्ष को लगता रहा और आज भी लगता है कि जिस तरह से वो 2002 से नरेंद्र मोदी को मुस्लिम विरोधी बताकर बदनाम करते रहे हैं, उन्हें मुसलमानों के एक मुश्त वोट जिस तरह से मिलते रहे हैं, इस बार भी शायद ऐसा हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के कामकाज और खासकर मुसलमानों को सरकारी योजनाओं के फायदे मिलने से विपक्ष के इन आरोपों की क्या हवा निकल गई है? विपक्ष मुसलमानों को क्या एक ब्लॉक के तौर पर देखने का आदी हो गया है? वोट बैंक क्या सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के तौर पर बनकर रह गए हैं? मुसलमानों में तमाम तबके हैं, अगड़े भी हैं, वहां पर पिछड़े भी हैं। इन अलग अलग तबकों की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पसमानदा मुसलमानों के बीच जाने और उनको पार्टी से जोड़ने का एक टास्क दिया है, तब से विपक्ष को यकीन मानिए इसकी काट नहीं मिल पा रही है। एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि ये पसमानदा कार्ड और बीजेपी का ये दाव 2024 में क्यों फायदे का सौदा है। बीजेपी का दांव पसमानदा, तय हुआ 2024 का एजेंडा, 10 साल का कामकाज, मुसलमानों के दिल की आवाज। बीजेपी के कार्यकर्ता जब इन तथ्यों और तर्कों के साथ मुसलमान भाई बहनों के पास जाएंगे तो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे और उनका भ्रम भी दूर होगा। बड़े विश्वास के साथ जाइए और उनके सुख दुख दूर करने में, उनकी कठिनाइयों को दूर करने में एक कार्यकर्ता के नाते समानता का भाव से आप प्रयास कीजिए। जरूर वो आपकी बात मानेंगे, समझेंगे भी। 2017 में ओडिशा, हैदराबाद और 2023 में दिल्ली और इस साल दिल्ली और भोपाल में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये खास मंत्र दिया। इसके बाद से विपक्षी नेताओं और उनके गठबंधन ने इस पर आश्चर्यजनक रूप से चुप्पी साधी। माना गया ये पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों से बचना चाहती हैं, लेकिन बिहार सरकार के जातिगत जनगणना के आंकड़े से इन पार्टियों के मुस्लिम प्रेम की पोल खुल गई। दरअसल हिंदुओं की तरह भारत में मुस्लिमों के भी 3 प्रमुख जातिगत समूह हैं। अशराफ मतलब अगड़े, अजलाफ मतलब पिछड़ा या पसमानदा, अर्जाल यानी दलित मुस्लिम। हालांकि मुस्लिमों को दलित कोटे में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए अर्जाल मुस्लिम भी खुद को ओबीसी कोटे में ही रजिस्टर्ड कराते हैं। मुसलमानों की पिछड़ी जातियां खुद को सम्मिलित रूप से पसमानदा के तौर पर जाहिर करती हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने जातिगत आंकड़े जारी किए थे। उसके मुताबिक बिहार की आबादी में 17.42% मुसलमान हैं, जिनमें से 73% मुस्लिम ओबीसी या पसमानदा हैं और बाकी के 17% में अशराफ या अगड़ी जाति के मुस्लिम आते हैं।
लेकिन सत्ता की मलाई आज तक मुसलमानों के उच्च वर्ग तक ही सीमित रही है। इसी वजह से पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा विपक्ष की प्राथमिकता में नहीं रहा। देश में मुसलमानों के बहुसंख्यक पसमानदा आबादी को अशराफ मुसलमानों के मुकाबले कम प्रतिनिधित्व मिलता है, इसीलिए पसमानदा मुसलमान विकल्प तलाश रहे हैं। 300 साल से पसमानदा मुसलमान पीड़ित हैं। आज मोदी जी ने उनके सुर को स्वर दिया। लोकसभा में 25 मुस्लिम सांसदों में से 18 अशराफ और 7 पसमानदा हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी के केवल 25% और कांग्रेस के महज 11% मुस्लिम उम्मीदवार पसमानदा थे। बिहार में आरजेडी जेडीयू की महागठबंधन में ज्यादातर मुस्लिम विधायक अशराफ हैं। सरकार और पार्टियों में अशराफ मुसलमानों के दबदबे के कारण विपक्ष की ज्यादातर पार्टियां बीजेपी के पसमानदा दाव की काट नहीं ढूंढ पा रही हैं। बीजेपी ने इस साल यूपी के स्थानीय निकाय चुनावों में 395 मुसलमानों को टिकट दिए थे, जिनमें से 299 पसमानदा थे। बीजेपी के जो 61 मुस्लिम उम्मीदवार जीते, उनमें से 51 पसमानदा वर्ग के थे। यूपी विधान परिषद में भी बीजेपी ने दोनों पसमानदा मुसलमानों को नॉमिनेट किया। इसी तरह का विजन मोदी सरकार की योजनाओं में भी नजर आता है। अपने 10 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने मुसलमान लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग तैयार किया है। इसमें अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र की योजनाएं शामिल हैं। स्कॉलरशिप, नया सवेरा, नई उड़ान, मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप, सीखो और कमाओ, नई मंजिल, गरीब नवाज रोजगार प्रशिक्षण, उस्ताद जैसी योजनाओं के अलावा मोदी सरकार की बाकी योजनाओं में भी मुसलमानों की हिस्सेदारी ज्यादा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत यूपी में मुस्लिम लाभार्थियों की संख्या 22% है। ये उनकी आबादी 18% से 4% ज्यादा है। पीएम आवास योजना के आंकड़े इससे भी अधिक हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना में भी मुस्लिम कारीगरों, मैकेनिक्स को वित्तीय सहायता मिल रही है। जाहिर है बीजेपी लगातार पसमानदा मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दे रही है, लेकिन विपक्ष के एजेंडे से पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा गायब है। दरअसल विपक्ष की राजनीति बीजेपी को मुस्लिम विरोधी करार देने के इर्द गिर्द घूमती है। इसीलिए पसमानदा मुसलमानों के पिछड़ेपन और उनके हक छीनने का मुद्दा उठने से मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो सकता है। और हम भी कर रहे हैं एक शो मोदी मुल्क और मुसलमान। जब हम वहाँ जाते हैं मुसलमानों के बीच में और ख़ासकर उन इलाकों में, उन कस्बों में हम जाते हैं जहाँ पर मुसलमान वोट जो है वो निर्णायक होता है। वहाँ पर जीत और हार का फैसला वो मुसलमान करते हैं। उनसे जब आप पूछेंगे तो ये कहेंगे कि देखिए ऐसा नहीं है कि जो नीतियाँ बनी हैं, जो योजना बनी है वो हम तक नहीं पहुँची है, लेकिन जहन में ज़रूर कुछ शिकायतें हैं। अब वो शिकायतें जानबूझकर डाली जा रही है या मुसलमान उस शिकायत से अपने आप को दूर करना नहीं चाहता है, ये कुछ अहम सवाल हैं जिसका जवाब हम मोदी मुल्क मुसलमान में लगातार ढूंढते रहेंगे।